वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी किया था और उसके अंदर जो है बच्चों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया था। यानी बच्चों के अंदर अमूमन हम एबनॉर्मेलिटीज़ देख रहे होते हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ उस सेंस में नहीं कि वो मेंटली एबनॉर्मल हो, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जो है बच्चा घबराता है, उसे किसी चीज़ से फोबिया होता है, किसी चीज़ से एंजाइटी होती है, यानी बाहर आते हुए कतराता है, लोगों से मेल जोल में कतराता है, स्कूल जाता है तो लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम कर रही होती हैं। पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता कि बच्चे के साथ एटलीस्ट प्रॉब्लम है क्या, और बच्चा जो है वो जो ये रिएक्ट कर रहा है या इस तरह के रिएक्शन दे रहा है वो दे क्यों रहा है। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि छोटा है, घबरा गया, बच्ची है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, इस वजह से नहीं मिल रही। हम छोटे रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आहिस्ता 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 जैसे बड़ा होते जाता है बच्चा, वैसे ही उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी उसके अंदर रच बस जाती हैं और फिर उससे निकालना उसको बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए थेरेपीज, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और कहते हैं ना, एक माहौल, एक एनवायरनमेंट को बड़ा अच्छा क्रिएट करना पड़ता है बच्चे के लिए ताकि वो इन तमाम चीज़ों से बाहर आ सके। अमूमन अभी भी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि इन तमाम चीज़ों का शिकार होते हैं। यानी अगर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अगर कुछ और लिखा हुआ है और उसको कुछ और समझ आ रहा है, यानी पिकिंग जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। टीचर कुछ डिलीवर करिए वो समझ ही नहीं आ रहा है, टीचर आसान अल्फाज में डिलीवर करिए तब भी समझ नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा जो है वो पकड़ नहीं पा रहा, पिक नहीं कर पा रहा, नालायक है, पढ़ नहीं पा रहा, तो हम लोग उसको मारते हैं, डांटते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, टीचर्स अलग गुस्सा करती हैं। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि गुस्से से आपने जो है वो तमाम चीज़ों को टैकल करना है, बल्कि उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो क्या रही है उसको पिक करना है। क्योंकि अमूमन हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा किन फेजेस से गुजर रहा है और किन चीज़ों से गुजरता हुआ हमारे पास जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एस्थमा, एलर्जी और न्यूट्रिशन वो स्पेशलिस्ट भी हैं। आपको एक बार फिर वेलकम करूँगी डॉक्टर इब्राहिम। हमने पिछले हफ्ते भी यही टॉपिक डिस्कस किया था क्योंकि हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोगों की कॉल्स हमारे पास आ रही थी और बड़ा जो है परेशान हो रहे थे पेरेंट्स जो है कि हाँ हमारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स होता है और हम लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी हम लोग देख ही नहीं पाते कि हमारे बच्चा वाकई जो है वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है। तो क्या वजूहात होती हैं, ये जो फोबिया होता है बच्चों के अंदर या जो एंजाइटी पैदा होती है, मेल जोल ज़्यादा नहीं करते, बाहर जो है निकलना पसंद नहीं करते, स्कूल जाना पसंद नहीं करते, क्यों होता है ये? बहुत अच्छा टॉपिक था और लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल डिस्कशन भी की और उसके बाद मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें प्रॉब्लम होता है जब बच्चा घर में चीज़ें देखता है या डेवलपमेंटली अंदर कोई इसके अंदर फॉल्ट हो, कोई केमिकल रिएक्शन का। आपको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने शुरू किया था 6 महीने से कि 6 महीने का बच्चा क्या कर सकता है और क्या करता नहीं है। फर्ज करो कि 6 महीने से लेकर 1 साल का बच्चा खड़ा होना सीखना शुरू करता है और 9 महीने का बच्चा टेबल पकड़ के खड़ा हो जाता है और 1 साल का बच्चा कई दफा टेबल पे क्रॉल कर रहा होता है। 9 महीने का बच्चा क्रॉल करता है और 1 साल का बच्चा टेबल पकड़ के घूम रहा होता है। 1 साल से 2 साल की उम्र में चलना शुरू कर देता है। अब वहाँ आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने उसको ट्रेन कैसे किया। अब या तो फर्ज करो कि बच्चा बहुत बुरी तरह 8-9 महीने का था और गिर गया या सीढ़ियों से गिर गया, उसके मेमोरी में अगर 4K कैमरे में बेसिकली हमारे जो कैमरेज होते हैं ना वो 4K कैमरेज हैं, तो ब्रेन में उसने अपनी पिक्चर बना दी कि यार ये मैं गिर गया था और मैं अब नहीं चल सकता। तो उसके बाद उसको चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कई दफ़ा लोग आके कहते हैं कि बच्चा बड़ा डिले वॉक है, कर नहीं रहा, वॉक नहीं कर रहा, खड़े होते हुए झुंझलाता है, हिलता है, हम इसको खड़ा करते हैं लेकिन पाँव उसके कपकपाना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको उस चीज़ का फेयर था कि मैं गिर तो नहीं जाऊंगा या इसकी ट्रेनिंग ऐसी अच्छी नहीं हुई। कई दफ़ा नेग्लिजेंसी ऑफ पेरेंट्स होते हैं। फर्ज करो कि पेरेंट्स की अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, पेरेंट्स सेपरेटेड है, पेरेंट्स घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब है, लड़ाई झगड़े हैं, डेवलपमेंटल डिलेड ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं पढ़ाई में भी और एजुकेशन में भी और ये माइलस्टोन्स में भी। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले हिस्ट्री है। अगर मेरे पास कोई बच्चा आएगा तो इम्पोर्टेंट ये है कि हिस्ट्री लेना है
फिर इसके बाद मैं हिस्ट्री लेके एक एलेबोरेटेड चीज़ देखूंगा कि मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम का है। अब फर्ज करो कि एक बच्चा आया मेरे पास 6 साल का, माँ कह रही है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल में जो है 6 साल का बच्चा क्लास 1 में है, मतलब केजी से लेके 1 तक बिल्कुल ठीक था, मगर 1 क्लास में आके सडनली जो है स्कूल जाना इसने छोड़ दिया, या स्कूल में अब जाके रो रहा है, या उसको स्ट्रेस्ड डेवलप हो रहा है, तो उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, बिहेवियरल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है कि आप इसको ढूंढेंगे, आप हिस्ट्री ढूंढेंगे। अब आप कहेंगे कि यार स्कूल में चेक करो कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको पता है कि वहाँ पे स्कूल में टीचर्स होते हैं, वो डरा देते हैं। कुछ बच्चे, अब अलग अलग किस्म के बच्चे हैं। एक बच्चे होते हैं बड़े बहादुर होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते, और वो होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं, वो डरते भी किसी से नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े शाई से होते हैं, फौरन डर जाते हैं, उनका हार्ट रेट तेज हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा डांट डपट लो तो यूरिनेट कर देंगे, रोने लग जाएंगे, यूरिनेट कर देंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, या साथ कहीं जाके चिपक जाएंगे। फिर वो घर आके बिल्कुल सहम जाएंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, वजह नहीं बताएंगे कि हुआ क्या। कई दफा उन्हें लगता है कि वजह बताएंगे तब भी हमें मार पड़ेगी, क्योंकि वो दिमाग में एक चीज चल रही होती है। ये तो है एक किस्म का फेयर। अब फेयर से आता है एक वर्ड ऊपर वाला आता है एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर में जा रहा है बच्चा। अब वहां से आपकी एंजाइटी शुरू हो रही है। अब कई दफा पेरेंट्स ने उसकी बात सुनी नहीं, उसको स्कूल भेज दिया जबरदस्ती, स्कूल में और डांट पड़ रही है, या कई दफा सॉरी टू से कि दूसरे फाल भी बहुत हो रहे होते हैं, किसी को हाथ लगाना पसंद नहीं है, लेकिन एक टीचर आके मुसलसल हाथ लगा रहा है, या लड़की हो या लड़का हो, टच फोबियाज जो होते हैं, इर्रेगुलर टच, ठीक है, तो उससे वो डर जाएगा। अब जो टीचर है या मदरसे में लोग हैं, या कुछ भी XYZ है, जो हम लोग देख भी रहे होते हैं टीवी पे और टीवी शोज में, उससे बच्चा डर गया। अगर पेरेंट्स ने सही तरह सुना नहीं, या पेरेंट्स वही वाली बात कि घर का माहौल ठीक नहीं है, सेपरेटेड फैमिली है, सुनने की डिस्टर्बेंस बहुत है, सुनना ही नहीं है, तो आपका बच्चा उस एंजाइटी से गुजर के आगे फोबियास, क्योंकि वो ना शेयर कर पा रहा है, अपने अंदर रख रहा है ना वो सारी चीजें, वो बच्चा एंजाइटी से होते हुए चला जाएगा फोबियास पे। अब फोबियास की डेफिनेशन है, तो पहले तो फेयर, हमें तो फेयर को पहले तो ढूंढना है। अगर फेयर को ही हम ठीक करेंगे तो एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी से आगे फोबियास नहीं होंगे। तो फेयर को यही, अब एक फेयर ये है, एक दूसरा फेयर ये है कि एक बच्चे को डर लग रहा है रात को सोते हुए अकेले। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि भाई 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसको अलग सुला उसको, लेकिन फेयर है। अब वो फेयर की वजह से सो तो रहा है, दिमाग उसका चल रहा है तो उसको नींद नहीं आएगी, उसको रात को अजीब अजीब से डरावनी चीजें नजर आ रही हैं। फोबिया है ना, दिमाग में फोबिया चल रहा है। अभी हम फोबिया पे आए ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फेयर पे हैं। अभी तो सिर्फ हम डर रहे हैं, और डर से सिर्फ हम उस तरफ जाएंगे। मतलब ये सिचुएशन जाती है एडोलेसेंस में, प्री स्कूल एज में, वहां तक जाती है। ये तो हम बात करें 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल के बच्चे की, जहाँ सिर्फ फेयर है। ये फेयर था कि एक बच्चा रूम में सो नहीं सकता अकेले, लेकिन एक बच्चे को सुलाने के लिए पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं सोना ही है, ताकि आदत बन जाए। तो अब बच्चे को, अब हर किस्म का बच्चा अलग है। मैंने आपको कहा एक बच्चा बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है, वो तो बिल्कुल इंडिविजुअल है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो आगे जाके भी बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। वो डेवलपमेंट भी बड़े हार्ड होते हैं, यानी मतलब सेल्फिश भी बहुत होता है। बिल्कुल। ये वाले जो बच्चे होते हैं वो सहमे हुए होते हैं, लेकिन अटैच्ड बहुत होते हैं पेरेंट्स से, या अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, लविंग किड्स कहते हैं उसको। लेकिन फेयर उनका निकालना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फेयर होता है कि गाड़ी में जा रहे हैं और आगे इनको फील हो रहा है कि 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, आगे जाके इसको फील हो रहा है कि मैं एंजाइटी से उल्टी कर दूंगा, सफोकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो गाड़ी में बैठेगा ही नहीं। कुछ बच्चे होते हैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकते, कहते दम घुटेगा हमारा, दम घुट जाएगा। ये सब फेयर है। अभी कुछ बच्चे ऊंचाई पे जाते हैं, अभी तो सिर्फ फेयर है, गया नहीं अंदर,
सिर्फ फेयर है कि मैं जाऊंगा डर नहीं, बैठा जा ही हुआ नहीं है। सकता। डर नहीं है, डर शुरुआत है डर की, फेयर। हम एंजाइटी पे भी नहीं गए, फोबियाज पे भी नहीं गए। तीसरा चीज होती है कि किसी को एस्केलेटर पे नहीं चढ़ सकते, तो कहते नहीं एस्केलेटर से मेरा पाँव फंस जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा। चौथा होता है हाइट फोबिया। हाइट पे गए या हाइट पे नहीं गए अभी तक, बट उसको डर है कि मैं हाइट पे जाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा और नीचे देखूंगा तो चक्कर आएंगे, ठीक और मैं है। सिर्फ गिर अभी वो जाऊंगा। सोच रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ सोच, फेयर ऑफ थिंकिंग। पांचवी छठी चीज होती है सोशल, मतलब 4 साल का बच्चा किसी से हाथ नहीं मिला सकता, अजनबी लोगों को देख के चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं, अजनबी को देखा तो लोग कहते हैं यार नहीं इसकी आदत है थोड़ा सा अजनबियों को देख के शोर शराबा करता है, तो वो एक अजीब सा फेयर है। माँ पेरेंट्स जो है वो घबरा जाते हैं कि यार यानी जो भी वो मेहमान समझते आ हैं रहा है, बदतमीज हो गया हाँ, है, मेहमान आ गए, मेहमान से मिसबिहेव ना कर ले। मिसबिहेव करता है या रोना धोना शुरू कर देता है। तीसरा चौथा होता है इंजेक्शन से। अब 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको हॉस्पिटल में आएगा या इवन दो कि आपने एडोलेसेंस में देखा होगा कि कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं कि ब्लड देख के जो है बेहोश हो जाते हैं। एंजाइटी वो फोबियाज हैं, सही, वो एंजाइटी से गुजर के फोबिया पे चले गए, बेहोश हो गए। एक होते हैं जो रो रहे होते हैं, यानी प्री रो रहे हैं, मतलब इंजेक्शन एक दफा लगा था, अब इनके दिमाग में है कि यार लगेगा। अब वो आया, उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखी, उस जगह को देख लिया, उसने कैलकुलेशन कर ली कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुआ, इमेजिनेशन बिठा ली। अब वो देख के ही वो रोना शुरू कर देगा। दिस इज फेयर। तो ऐसी बहुत सारे फेयर है। चलें, अभी तो फेयर की तरफ आ गए हैं, इसके बाद जो डिफरेंट स्टेजेस डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मुझे बता रहे हैं बच्चों की, और उस हवाले से बात करेंगे, और बच्चों के अंदर जो जो कैटेगरीज डेवलप होती रहती हैं उस हवाले से मैं आपसे शेयर करूंगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बच्चों की फेयर के हवाले से, यानी बच्चों के अंदर जो डर और खौफ बैठ जाता है वो क्यों बैठ जाता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। क्योंकि पेरेंट्स अमूमन हम देख रहे होते कि वो पिक नहीं कर पाते कि बच्चे जो ये बिहेव कर रहे हैं या इस तरह की सिचुएशन जो बच्चे क्रिएट कर रहे हैं घर के अंदर या स्कूल के अंदर या दोस्तों की गैदरिंग के अंदर, या कोई भी मेहमान आ जाए तब ये इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना शुरू कर जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, या कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये वजूहात होती क्या है, इसको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने बताया कि एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, नॉर्मल चीज़ एक दिन रिएक्ट करेगा, 2 दिन रिएक्ट करेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा और ज़िंदगी में नॉर्मलाइज आता जाएगा। लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे इसी रूटीन में मुब्तला हो रहा है तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो इस रीज़न को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम फेयर पे पहुंचे थे डॉक्टर इब्राहिम, आगे कौन से स्टेजेस होती हैं फेयर के बाद, कि जब आप कह रहे थे कि एंजाइटी लेवल तक पहुंचना अभी बहुत दूर की बात होती है। अब जब हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को फिर किसी जानवरों से डर लग रहा होता है, फोबियाज टू एनिमल्स, फोबियाज टू मूवीज, मतलब हॉरर मूवीज नहीं देख सकते, फोबियाज टू अप्रोच टू एनी पर्सन, मतलब मैं इसके आगे नहीं जा सकता। मतलब एक 6 साल का बच्चा है 1 क्लास में, वो इस चीज के सोच में नहीं है कि मैं इस टीचर से सवाल कर सकता हूँ। अब उस करूंगा तो डांटना पड़ जाए, ये फेयर है। फेयर, हाँ, डांटना पड़ जाए, टीचर मुझे। अच्छा, ऐसा करती भी हैं टीचर्स कि बच्चा अगर कोई सवाल करता है तो वो डर टीचर्स ही बिठाती हैं उनके दिल में कि वो कोई सवाल करने की अगर कोशिश करता है तो वो एकदम से डांट के बिठा देती हैं उसे। और दूसरा फेयर होता है कि मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे साथ जो बैठे हैं, वो मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो इस सिचुएशन में ये सारी सिचुएशन है कि अगर ये जितने भी हमने सिचुएशन देखे हैं, वो सिचुएशन को पहले तो पकड़ना है आपको। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल ये कि खदशात खुद डेवलप होते हैं, ये इमेजिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि बच्चा ये सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो ये इमेजिनेशन खुद डेवलप होती है, अंदर ही अंदर सवाल भी हो रहे थे और अंदर ही अंदर जवाब भी मिल रहे होते हैं। इसके 3 वजूहात हैं। एक वजूहात तो है जेनेटिक्स, मतलब अब्बा अम्मा को था या किसी फैमिली में जेनेटिकली आ गया, जीन प्रॉब्लम थी। एक हुआ डराया गया, मार पीट घर में, माहौल ऐसा दिया गया, दे रहे हैं घर में, माहौल ऐसा बना हुआ है, पैनिक वाला माहौल है। तो एक तो ये है। तीसरा
सिचुएशन बनती है अंदर ही हमारे अंदर कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, तो आपको पहले तो डील नहीं करनी, पहले तो आपको पकड़ना है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोंट टेक ऑफ इट के इसको हम किसी पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएंगे, इसको इससे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए कोई बैड थ्रो में आएगी या कोई इसका मजाक बना दिया जाएगा। डिस्कस विद द स्पेशलिस्ट, डोंट डिस्कस विद द फैमिली कि यार ये बच्चा हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, इसको हम डील कैसे कर सकते हैं। These days बहुत अच्छी टीचर्स आ गई हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। जी जी। मेरा जो बेटा है 3 साल का, वो स्कूल जाने में बहुत घबराता है, सुबह में या फिर ब्रश वगैरह में जैसे घबराता बहुत है। अच्छा, 6 साल का बच्चा उनका, वो घबराता बहुत है, रश देख ले स्कूल जाते हुए बहुत ज्यादा घबराहट होती है। दिस इज कॉल्ड सोशल फेयर, देन इट कन्वर्ट लोगों से सोशल डर। फोबियाज। ये आगे जाके सोशल फोबियाज में हो जाएगा, लोगों से घबराते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, एक होती है डिसेंसिटाइजेशन जो होती है, एक होती है आपकी बिहेवियर थेरेपी जो होती है। उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो स्कूल में जब बच्चा घबरा रहा है तो एक चीज़ ये होती है कि मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को खुद टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। टीचर्स को ये बात समझानी चाहिए कि कहाँ से इसको फेयर लग रहा है। दूसरे जो कुलीग्स हैं, इससे दोस्तियाँ आपको खुद करवा के देनी है। गिफ्ट एक्सचेंज करने से दोस्तियाँ बनती हैं। अच्छे सुलझे हुए बच्चों के साथ बैठाना चाहिए उनको। पेरेंट्स को कुछ अरसे तक उस स्कूल के बाउंड्री के अंदर जाना चाहिए या क्लासरूम में जाना चाहिए, और वो परमिट आपको प्रिंसिपल से या जो हेड्स होते हैं उनसे जरूर लेना चाहिए हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ ये जो साइकोलॉजिस्ट के साथ हम ये रुजू में हैं या हमने ये प्रोग्राम्स देखे थे। अच्छा, ऐसे में स्कूल की कोऑपरेशन बड़ी जरूरी होती है। स्कूल की कोऑपरेशन है ना। देखिए, आधे टाइम तो आपका बच्चा सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है स्कूल के अंदर। स्कूल का जो पैरामीटर है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल का पैरामीटर शुड बी वेरी गुड और हम्बल होना चाहिए। अब लास्ट टाइम हमने जो एक डिस्कशन की थी लर्निंग डिसेबिलिटी वाली, तो ये भी फोबियाज और एंजाइटी और ये जो फेयर है, ये भी स्कूल का ही एक प्रॉब्लम है। तो वहीं से शुरू होता है। वहीं अगर ये टीचर्स वहीं ये सेटल करना शुरू वहीं से कर रहा होता है ना बच्चा। कुछ अच्छी स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, थेरेपीज देते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी अब लोगों ने इन्वॉल्व करने शुरू कर दिए। उनकी अलग अलग बिहेवियर मैनेजमेंट स्कूल में करना टेस्ट हो रहे होते हैं, ऑफ कोर्स IQ टेस्ट हो रहे हैं, साइकी टेस्ट हो रहे होते हैं। कुछ लोग बड़े स्कूल्स के जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें ये चीज़ों की बाकायदा ट्रेनिंग्स होती है। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट हमारे वालिदैन में बड़ा है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं तो उसका मतलब हमारा बच्चा जो है वो जहनी तौर पर बीमार है या जहनी तौर पर जो है माजूर है। इस तरह की सोच भी बड़ी डेवलप हुई है सोसाइटी के अंदर। हालांकि साइकेट्रिस्ट सिर्फ आपको अच्छी राह देता है, काउंसलिंग करता है, आपकी थेरेपी करता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप जब उसके पास जा रहे हैं तो आप दिमागी कमज़ोर हैं और आप जो है दिमाग की इलाज के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। ऑफकोर्स, बिल्कुल आपका ये जो बात है ना 100% आपकी सही है कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो मैं नफ्सियाती मरीज हूँ, मैं पागल हूँ, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक ज़माने डिकेड्स पहले था। लेकिन अब लोग जा भी रहे हैं और अभी भी जो आप वाली बात है कि अभी भी लोगों के दिमाग में फीडअप है कि मैं क्या पागल हूँ या मेरा बच्चा पागल है, या हमने वो चीज को फीडअप किया हुआ है कि अच्छा सोसाइटी भी हमें मजबूर कर देती है लोगों को इस तरह से कि वो कहते हैं ना नफ्सियाती मरीज हो यार तुम तो। डोंट डिस्कस विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर डॉक्टर या आपके साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसी टीचर जो इस चीज में ट्रेंड हो। exactly. तो आपकी चीजें जो ऑटोमेटिकली स्मूथ लाइन हो जाती है। कम टू द पॉइंट के हम वही जो बच्चे वाली बात है कि बच्चे को आपको पहले फ्रेंडली माहौल देना है स्कूल में, कि आपको उसको सोशल फेयर जो है उसको बचाना है। अब निकालने के लिए क्या करना है, आपको आम दिनों में उसको सोशल एक्टिविटीज करानी है। सोशल एक्टिविटी में सोशल स्पोर्ट्स, सोशल ग्राउंड्स में जाके ये खेले, रोजाना के बेसिस पे लोगों से मिलाना है आपको, खड़े रह के कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट बिल्डअप कराना है। कॉन्फिडेंट बिल्डअप कौन करा सकता है? आधे टाइम तो आप रहते हो स्कूल में और फिर ज्यादातर वक्त आपको गुजरता है पेरेंट्स के साथ।
इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स में जो रोल है वो है फादर का। फोबिया से निकालने वाला जो है, और ज्यादातर फादर के पास ही वक्त नहीं होता। ऑफ कोर्स फादर के पास वक्त नहीं होता। फादर का जो वक्त होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ ने एक कंप्लेन की है, अब फादर ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद कर लो, या उसको सुनना नहीं चाह रहा कि नहीं तुम तो ऐसी बिला वजह बात कर रही हो, तो कई दफा फादर और मदर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक पेज पे नहीं होती। तो एक पेज पे लाने के लिए आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पेज पे लाने के लिए उनके भी काउंसलर्स हैं। क्या आप वो काउंसलर के पास जाते हो? पहले तो अपने आप को एक पेज पे डालते हो। माँ की कंप्लेन बच्चा सुनता है और साथ में जो है माँ की कंप्लेन माँ बाप सुनता है, दोनों एक पेज पे आते हैं और फिर वो सेटल करते हैं बच्चे को कि करना क्या है, सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब अगर फर्ज करो दोनों में इख्तलाफ है तो बच्चा डिस्टर्ब होगा। ऑफ कोर्स बच्चा डिस्टर्ब होगा और ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो छोटा सा ये ट्रीटमेंट है, कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा अटेंशन है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा उसकी जो फेयर है वो फोबियाज पे ना ट्रांसफर हो, उसके लिए आपको टाइम देना है। अब यही फेयर फोबियाज में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसमें आपके केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। मतलब हर चीज में आपको फोबिया होता है, आप बस आंख बंद की आपको वही फोबिया नजर आ रहा है। फर्स्ट करो एग्जाम्पल है कि मुझे डर है कि स्कूल में मुझे थप्पड़ पड़ेगी। अब वो सारा दिन मेरे दिमाग में, अब वो फेयर से निकल गया, फोबिया पे आ गया, एंजाइटी हो गई। और फिर वो पढ़ भी जाता है कभी कभी। ऑफ कोर्स एंजाइटी में आ गया। अब एंजाइटी में मैं पढ़ भी रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में है कि यार मैं ये लिखूंगा तो भी मुझे थप्पड़ पड़ेगी, अगर मैं इसको नहीं बोलूंगा तो भी थप्पड़ पड़ेगी, भले मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो भी मुझे मेरा फोबिया एंजाइटी फोबिया में ट्रांसफर हो गया, वो डेवलप्ड हो गई, फिक्स्ड हो गई ब्रेन में। केमिकल ने रिएक्शन कर दिया कि बस अब तुम्हारे साथ तो यही होना है, तुम्हारी हर वक्त बेइज्जती होनी। बेइज्जती होनी नहीं है, मुझे सिर्फ डर है। अगर मैं अच्छा पढ़ भी रहा हूं तब भी मुझे होगा कि यार, तो उस जो डर की वजह से अच्छा मैं पढ़ भी रहा हूं, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो उसको मुझे मार भी पड़ेगी और डांट भी पड़ेगी। मैं पढ़ अच्छा रहा था, लेकिन अगर मुझे कहीं कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा मिलता तो क्या होता, मैं खुद ब खुद ही अपर लेवल पे चला जाता। अब वहां मुझे कॉन्फिडेंस लेवल घर पे नहीं मिला, स्कूल में गया तो थप्पड़ पड़ गई, स्कूल से फिर एक लेटर आया, फिर घर आया लेटर मिला, फिर डांट पड़ गई। अम्मा ने अब्बा को लड़ते झगड़ते फिर बता दिया कि चीख चलावा हो गया घर में, चीख चिल्लावा हो गया कि तुम ध्यान नहीं देती हो। अम्मा ने कह दिया आप टाइम नहीं देते हो। इसमें क्लैश हो गया, बच्चा फिर सहम गया। तो आपकी जो ट्रायंगल मूड है ना, वो पहले तो घर और स्कूल, इसको पहले सेटल करना है। और अगर आपने ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और हम दोनों जो बात कर रहे हैं और लोगों तक ये पहुंच जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ दवाइयों का काम नहीं है, सिर्फ बिहेवियरल मैनेजमेंट है। दवाइयों का काम जहाँ शुरू होता है, जहाँ पे आपके मैनेजमेंट शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट। कौन सी वाली? अगर बिल्कुल ही बच्चा हाइपर हो गया, टेंट्रम्स आ गए हैं, बिल्कुल बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब एक सिर्फ स्पाइडर को दूर से देख रहा है या चिपकली को दूर से देख रहा है, और रिएक्शन कैसा रिएक्शन? एक तो है कि बस डर गया और रूम के अंदर चला गया, एक तो डर गया वहीं यूरिनेट कर दिया, वहीं उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, हार्ट रेट बिल्कुल तेज हो गई, पसीने पसीने हो गया और सोच रहा है कि बस मुझे तो इसलिए स्पाइडर ने खा जाना और मैं मर जाऊंगा। वहां आपकी ट्रीटमेंट और मेडिसिन भी शुरू होती है। एग्जैक्टली। और फिर आप ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के साथ आप इसको डर को खत्म भी करते हैं। फर्ज करो किसी को हाइट का प्रॉब्लम था, फर्ज करो मैंने हाइट का प्रॉब्लम था, बच्चा 8 साल का 9 साल का हो गया, हाइट का प्रॉब्लम था, मैं इसको लेके गया हाइट पे अचानक, और पीछे से मैंने ट्रीटमेंट भी दी हैं। एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको बेंजोडाइज़ेपाम या कुछ ऐसी ट्रीटमेंट दे दी हैं, उससे आपकी कंट्रोल ऑफ डोपामिन सेरोटोनिन बेहतर हो रहा, और आप इसको हाइट पे ले गए, और फिर आप इसको समझाएं कि देखो कुछ भी नहीं है। या इसको पहले फर्स्ट फ्लोर पे ले गए, उसकी गैलरी से दिखाया, सेकंड फ्लोर की गैलरी पे ले गए, फिर दिखाया, थर्ड फ्लोर की गैलरी पे ले गए तो दिखाया। अब 2 किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं, एक ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल थेरेपीज। तो ये 2 ट्रीटमेंट्स हम कर रहे होते हैं। सही। हम उनको ये बता रहे होते हैं कि हम ये 2 ट्रीटमेंट्स है, आपका बच्चा या एडोलेसेंस में जो जाएगा, अडल्ट पेशेंट जो है, इसी तरह ही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होना है। अब किसी को एरोप्लेन से डर लगता है, आपको इसको एरोप्लेन तक लेके जाना है, बिठाना या है, इसको फ्लाइट की मूवीज दिखानी है, या फिर ऐसे एरोप्लेन में लेके जाना है जो नीचे खड़े हैं, तो उसका फेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा।
अब उसको बार बार रिपीटेडली एक चीज करानी है, सोशल एक्टिविटीज के लिए रिपीटेडली सोशल लोगों में मिलाना है, जब सोशल लोगों में मिलेगा। तीसरा, जब इसको किसी चीज के बोलने का डर है तो आप बोलने के डर को किस तरह ट्रीट करते हैं। आप इसको एक आईना लेते हैं, मिरर, एक एयरफोन्स लगाते हैं और कोई स्पीच, बहुत स्लो स्पीच आप रिकॉर्डेड लगा देते हैं और इसके कान में जो आ रहा होता है, एक कान में आप सुनेंगे, एक कान में वो सुने, और इसको बोलेंगे मिरर के सामने बोलना शुरू करो। हिचकिचाहट निकलेगी। ऑफ कोर्स दैट्स अ बेस्ट ट्रीटमेंट। ये हम ट्रीटमेंट सोशल फोबियाज में करते हैं। हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आप मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप से बातें करो। स्टंटिंग में करते हैं, आपकी लैंग्वेज बैरियर्स में आप इसको करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज को, जो आपकी जो आप अपने तलफ्फुज को सही करते हैं, वो भी मिरर के सामने। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन है, कहाँ से बात करें? जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तहजीब नाम है मेरा जी। ओसीडी के हवाले से पूछना था कि ये ओसीडी क्या बच्चों से हो जाती है तो पता कैसे चलता है? और मुझे इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ओसीडी जो है वो बचपन से हो जाती है या ओसीडी के जो मरीज होते हैं उनको क्या करना चाहिए, बचने का क्या तरीका है, हो जाए तो फिर किस तरह उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? ओएसडी की बात करें आप? ओसीडी की बात करें, ठीक है। ओसीडी कह रहे हैं कब होती है, कौन सी एजेस में होती है, और अगर ये हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होती है? ये सवाल मैं जो है वो इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह पे एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे बच्चों की एबनॉर्मेलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके रिएक्शन कैसे होते हैं, और कहते हैं ना कि वो रिएक्शन जो है वो आसान नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक दिन का रिएक्शन या 2 दिन का रिएक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वो जो है वो आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली बच्चा वही रिएक्शन क्रिएट कर रहा है और बार बार उसी डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि बच्चे के साथ एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अगर स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स का इतना रोल बनता है कि जाके स्कूल वालों से बात करें, टीचर से बात करें, वहाँ पर उधर देखें कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, या वहाँ पर बच्चों की हैबिट के बारे में पूछें कि बच्चा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कहीं घर में तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा या स्कूल में भी इसी तरीके के रिएक्शंस है। तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को नॉर्मल मत लिया करें, क्योंकि हर बच्चा जो है वो रिएक्शन नॉर्मल नहीं देता। बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि OCD की बात कर रहे थे ना, आई थिंक डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि अभी हमारे कॉलर थे, वो बता रहे थे कि OCD वाले बच्चों का क्या इलाज हो सकता है, और अगर ये हो भी रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसको बाहर कैसे आ सकते हैं। OCD मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें मेन रीज़न ये होती है, ब्रेन में एक सेक्टर में एक इसको हर जगह गंद नज़र आती है, मिट्टी नज़र आती है, डर्ट नज़र आती है, मैल नज़र आता है। दूसरा OCD में एक प्रॉब्लम होता है फेयर के अंदर से, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं यार मेरे भाई बहन गए हैं बाहर, पता नहीं कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, या मेरे भाई बहनों को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा, अपने ऊपर नहीं सोच रहा है, मेरे भाई बहनों को कुछ, या मेरे अब्बा अम्मा गए हैं, पता नहीं वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। वो हर यानी दूसरों के लिए भी फोबिया क्रिएट करना, वो दूसरे के लिए फोबिया कि पेरेंट्स को पकड़ लेना कि नहीं आप नहीं जाओ, आप रिस्क में हो, आप वहां नहीं जा सकते, कुछ हो जाएगा। सेकेंडली उसी फोबियाज में ही जब अम्मा अब्बा गए हैं कहीं भी, या कोई ऐसा फोबिया के अगर फर्ज करो कि मेरा एक मोबाइल लेके कोई चला गया, तो मुझे दिमाग में होगा कि पता नहीं वो तोड़ देगा। तो उस फोबिया में मैं घर पे रह के, या मैं अंदर इंटरनली मैं हर चीज में डस्ट मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाएगी, गंदगी आना शुरू हो जाएगी। तो मैं बार बार कहीं क्लीनिंग कर रहा हूँ, या हैंड वॉश बार बार कर रहा हूँ, प्लेटें बार बार धो रहा हूँ, मिट्टी मुझे बार बार नजर आएगी, जब तक कि वो फेयर मुझे वापस आके ठीक नहीं होगा। जब वो आ जाएंगे तो मुझे होगा हाँ यार सब तब कुछ तक सही है। रिएक्शन जारी रहेगा, जब तक वो रिएक्शन जारी रहेगा फेयर का। जैसे आपने सोचा है ना कि एंजाइटी में कुछ लोग चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, कुछ पानी ज्यादा पी रहे होते हैं, Exactly. कुछ खाना ज्यादा खा रहे होते हैं, कुछ वॉक करना शुरू कर देते हैं, कुछ हंसना शुरू कर देते हैं। ये वही वाला फेयर है जिसमें इंसान सफाई शुरू कर देता है। तो दिस इज अ फेयर ऑफ फोबियाज, यानी ये एंजाइटी symptoms डिसऑर्डर है, हैं। बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट इस पहले तो बिहेवियर थेरेपी है। वही वाली बात कि यू नीड अ गुड साइकोलॉजिस्ट, कि उसको पहले
एक अच्छी टॉक करके समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन यू टॉक, और वो आपकी टॉक में आपके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। फिर आपको क्या करते हैं कि आपके जब सिबलिंग के लिए अगर आप परेशान होते हैं या आप किसी और चीज़ के लिए परेशान होते हैं, तो पहले सिबलिंग को भेजते, साथ में पीछे से उसको भी लेके जाते हैं कि देखो कुछ भी नहीं हुआ, और वापस वो आ रहे हैं, बहन वापस आ गई, देखो भाई वापस आ गया। तो आपको वो फेयर को वहां जाके एंड तक पहुंचाना है और वापस दोबारा वहीं से लेके आना है कि देखो हम अब आए हैं, ये देखो ये वापस आए हैं, अब आप भी पीछे से उतरे हो और ये लोग सेफली वापस आए। उस दरमियान में वो ओसीडी का फैक्टर नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो जब तक सोचता रहेगा तो सोचता ही रहेगा कि मुझे ये करते रहना है। तो ये एक बहुत बड़ा तो ऐसे बच्चे अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नुकसान इसमें नहीं होता, बेसिकली इसमें यही होता है कि बार बार हैंड वॉश करना, बार बार सफाई करना, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर फर्ज करो माँ बाप घर में है या अम्मी घर में है, तो बार बार ये परेशान होते हैं कि है क्या। अब इसी में यही वाली बात जो हमने कहा कि पहले ही पकड़ के अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, वो इस लेवल पे ना। अब 2 ट्रीटमेंट्स हैं। अब तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया बिहेवियरल थेरेपी की, और एक मेडिसिन की ट्रीटमेंट होती है। मेडिसिन बेसिकली देते हैं साइकियाट्रिस्ट, जो पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट या अडल्ट साइकियाट्रिस्ट होते हैं, लेकिन दे शुड बी वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी हम्बल, वेरी टॉकेटिव। अब जब तक आप सिर्फ मेडिसिन पे काम करेंगे तो इट्स नॉट फेयर फैक्टर कि आपने उसके साथ जायज काम नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको पहले उसके दिमाग से वो फेयर को, एंजाइटी को, फोबिया को निकालना है। कोई भी फोबिया हो, आप उसको पहले निकालेंगे। जब वो निकलेगा तभी आप उसके अंदर मेडिसिन जब डालेंगे तो वो चीज किसी केमिकल रिएक्शन है वो बेहतर होती रहेगी और आप फेयर को ठीक करेंगे। तो 2 तरफा ट्रीटमेंट है। आप अगर सोचे कि सिर्फ मैं एक ट्रीटमेंट दे दूं और उसकी टॉक नहीं कराऊं, या फिर उसकी मैनेजमेंट, अब कॉग्निटिव बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर थेरेपीज है, अब ये जब तक आपकी नहीं होंगी आप कभी भी ट्रीटमेंट की एंड तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको एंड की ट्रीटमेंट तक पहुंचने के लिए यू नीड बोथ वे टू ट्रीट, मेडिसिन, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, और फेयर को निकालने के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ा साथ चाहिए होता है। पहले तो अडॉप्ट करें कि इसके साथ प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। सही। कोई भी प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, इवन दो के लास्ट टाइम हमने बात की लर्निंग डिसेबिलिटी पे, लर्निंग डिसेबिलिटी पे मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने हमारे प्रोग्राम देखा हो और इसके बाद आपने अच्छी टीचर या अच्छे पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट से बात की हो, तो आपका बच्चा उस चीज से निकल जाएगा। इसी तरह फोबियाज, फियर्स, एंजाइटी जो है, ये भी जब आप बात करेंगे सही प्रॉपर तरीके से और आपके पीडियाट्रिशियन भी आपका अच्छा होगा, तो आप उस फेस से निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स उस फेस से आप निकल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फेस से आप नहीं निकल सकते, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बच्चों पे अटेंशन देनी पड़ेगी। देखिए आपको वहां तक ढूंढना है कि जब तक आपका नुकसान कहां तक हो रहा है। अगर फर्ज करो कि वो चीज नुकसान तक पहुंच रही है, तो आपको उससे पहले अगर पकड़ के आपने अगर इसके ट्रीटमेंट कर लिया तो आपके उस नुकसान से पूरा बच जाएंगे आप। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपके जो एंजाइटी, अब ये जो स्कूल वाली एंजाइटी जो होती है, स्कूल वाली एंजाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद द टीचर्स। अगर टीचर्स आपकी अच्छी हो जाएं, टीचर्स एजुकेटेड हो जाएं और एजुकेशन लेवल का मयाद अच्छा हो जाए। देखिए आपको बात बताऊं, आजकल की टीचर्स का प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक ए लेवल्स पढ़ के, ओ लेवल्स पढ़ के उसने तो अपना काम कर लिया है और अब टीचर बन गई, शौक किया, उसने 9 to 2 की जॉब करनी है और उसके बाद जो है कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाती बच्चों के अगर साथ। फर्ज करो कि स्कूल्स की, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर होगा, वही डॉक्टरी कर सकता है। कंसल्टेंट होगा तो कंसल्टेंट की प्रैक्टिस कर सकता है। स्टाफ होगा, कंपाउंडर का काम करेगा। कंपाउंडर तो अलग होता है ना, उसकी भी अब सर्टिफिकेशंस हैं। अच्छा। स्टाफ जो होता है वो RN है, उसकी 4 साल की डिग्री है, अब 5 साल की हो गई है, वही आपके स्टाफ के लेवल पे पहुंच सकता है। सबके लाइसेंस है। स्कूल में ऐसी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। स्कूल में अगर ये रूल एंड रेगुलेशन हो कि मिनिमम डिग्री जो है BEd होना चाहिए, इसके बाद MAd होना चाहिए, आपकी स्कूल का जो लेवल ऑफ पढ़ाई है वही स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगा जो एक 20-30 साल पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ पढ़ाई थी, सेम लेवल पे पहुंच जाएगी। जो अब इस लेवल पे जो जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लेवल ऑफ स्टडीज इज नॉट द स्टडी विच वी हैव। तो रट्टाफिकेशन पे लेके चल रहे हैं ना, रट्टाफिकेशन है, प्लस साथ में मैंने कहा ना कि कंसंट्रेशन नहीं है। जो एजुकेशन लेवल है
वो जो लड़की या लड़का पढ़ पढ़ा के लिखा, आया है, पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो तो ए लेवल्स करके अपने एग्जाम्स दिए हैं और वो इसने पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अगर वो मास्टर्स की तरफ जा रहा है, बैचलर्स पढ़ रहा है, तो उसको पता होगा मुझे रोज पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मुझे उस बच्चे को निकालना है। देखिए, आर्ट वो नहीं है कि कौन सा बच्चा आपको जीनियस बच्चे को आपने पढ़ा लिया, आर्ट आपने बना लिया, स्कूल्स में ए ग्रेड्स आ रहे हैं, बी ए ग्रेड्स सारे आ रहे हैं। जब आप डल बच्चे पे मेहनत करें, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। टीचर का काम है डल बच्चे पे मेहनत करके इसको आप ए पे अगर वो अच्छे ग्रेड ला रहा है तो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी हम्बलनेस है, वो आपका जो है सदका जारिया है। अगर आपने उस बच्चे को आपने ग्रेड ए पे पहुंचा दिया, आप तब सोचें कि आपने अपने जो कमाई है उसको हलाल की। टीचर्स क्या करती हैं, बस वो जो डल बच्चा होता है उसको माँ बाप पे डाल देती है, माँ बाप को कहती हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ाएं। क्योंकि लेकिन आप ये सोचें कि आज का तो बड़ा अच्छा 7 बजे से लेके ट्रेंड की डायरी में नोट लिख के भेज देते हैं बस। 7 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चा आपके पास है, तो आप अगर टीचर की क्वालिफिकेशन ही अच्छी नहीं होगी, ऑफ कोर्स वो आपका बच्चा तो कभी भी उस ग्रेडिंग में आएगा ही नहीं। वो पकड़ के नहीं देगी वो आपको कि इसको ये प्रॉब्लम है। वो तो कहेगी बच्चा डल है, बच्चा समझता नहीं है, बच्चा काम ही नहीं कर रहा, बच्चा फेयर है, आप लेके जाएं दूसरी स्कूल में दिलवाएं। तो स्कूल चेंज होते रहेंगे, मगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीटमेंट नहीं होगी। यानी इंटरनली प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना फिर चाहिए। पेरेंट्स की बात ये आती है कि पेरेंट्स को फाइंड आउट करना है, अगर मेरे साथ बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो यू हैव टू फाइंड इट आउट दैट टीचर्स, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट। सेकेंडली आपको ढूंढना है कि इसकी ट्रीटमेंट हम अभी से करेंगे तो एडोलेसेंस में, अडल्ट पे जाके ये एक अच्छा जो बेहतरीन स्टूडेंट और बेहतरीन इंसान और बेहतरीन जो है सोशल नेटवर्किंग वाला इंसान बन सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, कभी भी आप उस मयाद पे नहीं पहुंच सकते। अच्छा, एक फोबिया ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो फोबिया अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे तो ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऐसे भी कोई फोबिया होते हैं? ये वो फोबिया नहीं है, ये अब हो गया फोबिया से आगे दर्जे का। इसमें तो डिसऑर्डर्स हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, सिजोफ्रेनिक हो गए, ये सारे डिसऑर्डर्स की जिंदगी खत्म करेंगे तो ही सॉल्यूशन है। ये छोटे से बड़े में जब ट्रांसफर हुआ ना, जब ये सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ मैकेनिज्म खराब होता गया और केमिकल रिएक्शन और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सोसाइटी के अंदर हैं जो बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। आपको बात बताऊं, ये आपने पकड़ने 5% बच्चे ही होते हैं ऐसे, 95% बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन ये 5% बच्चे वही आपको दिख रहे होते हैं ऐसे। अब वो 5% बच्चे आपको बहुत ज्यादा एग्रीवेशन में नजर आते हैं, प्रॉब्लम में नजर आते हैं। अगर आपने 5% में से 3% को भी सेटल कर लिया तो वो अचीवमेंट है। सही, यानी सेटल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेटल आउट करने के लिए बच्चों के लेवल पे गिरना होगा और बच्चों के लेवल पे गिरकर सेटल आउट होना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स के हमेशा यही खदशात होते हैं, पेरेंट्स की हमेशा यही बात होती है कि हमारा बच्चा जो है ये अगर रिएक्ट कर रहा है तो अभी छोटा है तो रिएक्ट करेगा, लेकिन जब कंटिन्यूसली वो बढ़ता रहता है या उसकी एज ग्रोथ आगे निकलती रहती है तो फिर उसको नाम देते थे ये तो जिद्दी है। ऑफ कोर्स उसको कहते हैं स्टबन बना दिया। अब ये लाड प्यार वाले बच्चे जो होते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको ज़िद्दी बनाने के लिए आपने फर्ज करें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नाम है किसी का, उन नाम के हिसाब से एक पेशेंट को आपने बताया कि ये इसका नाम है और दूसरे इसका निकनेम भी बता दिया, मगर घर में कहा जाता है कि नहीं तुम्हारा नाम ये पूरा है, मगर तुम्हें अगर ये नाम पे कोई बोले तो तुम्हें एग्रीवेट हो जाना है। तो ऐसी भी सिचुएशन ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अब वहाँ ये फैक्टर आता है कि माँ बाप की क्लैशेस, माँ बाप की ना बनना, घर में माहौल डिस्टर्ब होना। अब वो माँ के लिए चढ़ा रहे हैं, माँ अब्बा के लिए चढ़ा रही है, वो बच्चा जो है दिमाग में लेता है कि मुझे अब अपनी जिद को मनवानी है। फर्ज करो मैंने एक नाम, पूरा कंप्लीट नेम था, वो नहीं लिया, मैंने छोटा सा नाम ले लिया उसका। अब उसने कहा नहीं ये तो उस पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए उसने। आपने फिर सबको, अम्मा इन्वॉल्व हो गई, इतने सारे बच्चे अम्मा इन्वॉल्व हो गए। अम्मा ने कहा नहीं अब एक काम करो, बस सब सॉरी बोलो उसको। उसके दिमाग में आ गया कि मुझे डिग्रेड किया जा रहा है या हर बंदा मुझे बोल रहा है। तो ये आप स्टबन बनाते हैं अंदर से। देखिए वहां आपको फीलिंग ऑफ थॉट्स को सही करना है। अब फीलिंग ऑफ थॉट्स को सही करने के लिए आपको पहले तो इसको एहसास दिलाना है कि ये जो भी तुम्हें पुकारा है सही है, कोई बात नहीं, वी कैन सेटल इट डाउन।
हम इसको आराम से इसको सेटल कर तहम्मुल सकते से हैं, इसको तहम्मुल से कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं उनको समझा सकते हैं। तो ऐसे में ये सारी सिचुएशन में घर की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। अगर फर्ज करें कि अब घर में ही सारा सिचुएशन, टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स का पास टाइम नहीं है। कई दफा माँ जो है वो ज्यादातर अपने मैके में का टाइम गुजार या रही जॉब है, कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, बच्चा घर पे है, बच्चे घर पे नंदे भी हैं, सास भी है, दूसरे लोग हैं, उसके दिमाग में कुछ और या फिट तो कर अगर रहे हैं। हाई क्लास की बात करें तो वो तो मेट के थ्रू आउट छोड़ Of के course, चले जाते हैं। अब वो सारा दिन जो है वो ससुराल में लाड प्यार से पल रहा है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन वो माँ को पसंद नहीं करते कि माँ काम कर रही है, उसको बच्चे Time के नहीं दे खिलाफ, रही। उसके बच्चे के खिलाफ कर रहे हैं। तो दैट इज अ फेयर ऑफ माँ कि माँ जो है पता नहीं क्यों बाहर जा रही है, क्या ऐसी इसकी वो है कि मजबूरी है, क्यों जा रही है माँ, टाइम नहीं दे रही मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो ये फीड अप किया जाता है। तो फीड अप भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपके जो पूरे घर है, घर का माहौल आपको सही करना जरूरी है। बहुत सारे लोग देखिए सुनने वाले होते हैं, उनको अगर हम ये मशवरा दें कि पूरा घर अगर इन चीजों से परहेज करे, देखिए At least बच्चों के आगे। इंसानियत और माहौल अच्छा बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की ट्रेनिंग इज अ कॉज ऑफ इंसानियत। आप बच्चे को खराब कर रहे हैं या उसको सीधी वो पटरी वाली पे बात ला है रहे ना, हैं। जैसा बोएंगे वैसा ऑफ काटेंगे। कोर्स। तो ये आपकी एक ट्रेन की पटरी है। अब ट्रेन की पटरी दो तरफ है, एक तो सीधी पटरी जा रही है, एक टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। अगर आपने बच्चे को टेढ़ी मेढ़ी पटरी पे चला दिया, ऑफ कोर्स वो अपने वो ट्रैक पे जाएगा ही नहीं ना, ऑन द वे तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता। वो पहुंचेगा पता नहीं कहां पे क्योंकि पहुंच तरबियत जाएगा। वहीं से स्टार्ट हो Of गई ना। course. अब जब तरबियत का लेवल आ जाता है पेरेंट्स का, तो फिर तरबियत जैसी आप करेंगे बचपन में, बच्चा बड़े होके वही रिएक्शन देगा और उसी ट्रैक पर चलेगा, जैसे कि हमने बात की। तो तरबियत का रोल बड़ा होता है और इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपना रोल अदा करना होता है, अपना किरदार अदा करना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है, उसको डिसिप्लिन में रखना होता है। तो बहुत सारी जो कोताहियां हैं वो हम अपने घर से ही कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो कोशिश करें कि बच्चों के लेवल पे गिरकर बच्चों को समझें, बच्चों की क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया, बहुत सारी हमने बातें की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।